सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिकल पाथवे। अब क्लासिकल पाथवे क्या है, ठीक है। द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पाथवे डिस्कवर्ड, सबसे पहले जो पाथवे डिस्कवर्ड हुआ है वो है आपके पास क्लासिकल पाथवे, ठीक है। Often referred to as antibody dependent pathway as it is activated after recognition Fc portion of the antibody। अब ये आपके पास ऐसा पाथवे होता है कि जब आपके पास कोई माइक्रोब्स के इर्द गिर्द, अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अगर आपको बना दूँ तो सबसे पहले ये आपके पास एक माइक्रोब्स हो गया, ठीक है ना। तो जब आपके बॉडी में कोई माइक्रोब्स इंटरनलाइज हो जाता है तो क्या होता है, उसके इर्द गिर्द आपके पास दो एंटीबॉडी आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इस एंटीबॉडी का ये जो एफसी पोर्शन है, ये इसको हम कहते हैं एफसी पोर्शन, ठीक है। इस एफसी पोर्शन पर आपके पास क्या होता है कि क्लासिकल पाथवे का एक प्रोटीन आकर अटैच होता है जिसको हम कहते हैं C1 प्रोटीन। C1 प्रोटीन के आपके पास दो डोमेन होते हैं, तीन डोमेन होते हैं। एक को हम C1R, C1S और C1Q, ठीक है, C1RSQ, ये तीन प्रोटीन इसमें होते हैं। अच्छा जी, फिर आपके पास C2 आकर यहाँ पर C2 आ जाता है, ठीक है। C2 क्या करते हैं, वो दो में डिवाइड होते हैं, C2A और C2B, ठीक है। फिर इसी तरह C3 आ जाता है। अब ये वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि C3 फिर क्या करते हैं, इसी तरह फिर C4, C5, C6 और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें एक होल सा बन जाता है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो ये होल जो है बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो कुछ यू आपके पास क्या होता है, आपके पास कुछ यू क्लासिकल पाथवे के एक्टिवेशन होता है। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। क्लासिकल पाथवे ट्रिगर by C1 consisting of recognition molecule C1Q, 2 protease C1R, C1S। क्लासिकल पाथवे जैसे कि अभी हमने बात की कि ये तब एक्टिवेट होगा जब माइक्रोब्स के ऊपर माइक्रोब्स इंटरनलाइज हो गया, तो माइक्रोब्स इंटरनलाइजेशन के बाद आपके पास क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा। लेकिन डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं होगा, तब एक्टिवेट होगा जब उसके ऊपर एंटीबॉडी होगा। क्यों? क्योंकि क्लासिकल पाथवे जो है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे है। अगर एंटीबॉडी माइक्रोब्स के ऊपर होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये डायग्राम बनाया है, देखो अगर माइक्रोब्स के ऊपर एंटीबॉडी हुआ तो तब क्या होगा, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो क्लासिकल पाथवे जैसे एक्टिवेट होगा तो क्लासिकल पाथवे में आपके पास जो पहला प्रोटीन है उसको हम कहते हैं C1 प्रोटीन कहते हैं। C1 प्रोटीन के आपके पास तीन पार्ट होते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया। एक को हम C1Q कहते हैं जो कि रिकग्निशन मॉलिक्यूल होते हैं, रिकग्नाइज करते हैं ये FC पोर्शन जो होता है, अगर आप देख ले ये वाले, ये जो FC पोर्शन है इसको क्या करते हैं, इसको रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है। क्लासिकल पाथवे का जो C1 प्रोटीन है, C1Q वाला। फिर जो B पोर्शन ये कहते हैं कि 2 प्रोटीएज, इसमें 2 प्रोटीएज होते हैं जिसको हम C1R, C1S कहते हैं। तो आप ये देख ले, C1QRS ये तीनों मिलकर C1 बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नीचे अब इन तीनों का फंक्शन बताया गया है। C1Q रिकग्नाइज एमिनो कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिवेट C1R, देन एक्टिवेट C1S। ये आपके पास C1 प्रोटीन है, आप देख ले। तो इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो C1Q है ये क्या करता है, ये जैसे ही FC पोर्शन को रिकग्नाइज कर लेता है, अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास एंटीबॉडी है, ठीक है, ये देखो, तो ये क्या करते हैं, ये जो C1Q है ये इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। रिकग्निशन के बाद क्या होता है, आपके पास इसके जो दो प्रोटीन है C1R और C1S, फिर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें C1S का काम ये है कि ये C4 को दो में डिवाइड करते हैं, C14A और C14B में। C1S का काम ये है कि ये C2A और C2B, C2 को C2A, C2B में डिवाइड करते हैं। फिर आपके पास चूंकि C4 और C2 ये दोनों डिवाइड हो गए, तो इसमें C4B और C2A, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक बार फिर आपको माइक्रोब्स ड्रा करके दिखाऊँ, अब ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो ये जो दो प्रोटीन है ये वाले, एक C2 हो गया और एक ये आपके पास ये मिसाल C2 होगा और ये आपके पास C4 हो गया। तो क्या होगा, ये C4 आपके पास दो में डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपके पास दो में डिवाइड हो जाएगा, ये C4A और ये B, इसी तरह C2A और C2B। तो याद रखिएगा इसका ये जो C4B और C2A जो होता है, अब ये वाला A
C4 का ए पोर्शन और C2 का बी पोर्शन ये आकर यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल पर। और इसके ये जो दो और पोर्शन होते हैं, ये बी और ए पोर्शन, C4 का बी और C2 का ए पोर्शन, ये आपके पास एनाफेलाटॉक्सिन के तौर पर फिर काम करते हैं, ये रिलीज आउट हो जाते हैं। ये फिर आपके पास दूसरे फेगोसाइटिक सेल को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो दो है, ये जो आपके पास दो है, ये C4B और C2A, ये क्या करता है, ये आपके पास C3 कन्वर्टेज बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपके पास C3 प्रोटीन आ जाते हैं और C3 प्रोटीन फिर क्या करते हैं, वो इस दो कॉम्प्लेक्स, अब ये जो दो कॉम्प्लेक्स, अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपके पास बन गए, तो C3 प्रोटीन आकर यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं। फिर C3 प्रोटीन मज़ीद 3 में तकसीम हो जाते हैं, एक को C3A और दूसरे को C3B कहते हैं। और इसी तरह C3B आते अटैच हो जाते हैं, सॉरी C3A इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं इस बैक्टीरियल सेल पर कि ये बिल्कुल टेस्टी दिखाई देता है फेगोसाइटिक सेल के लिए। तो फेगोसाइटिक सेल जब इसको देखते हैं, अब मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर ये ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ, लेट सपोज अब आपके पास बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप देख ले, इसके ऊपर ये अब आपके पास ये जो येलो कलर है, ये आपके पास C3 प्रोटीन है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा C3 प्रोटीन इस पर अटैच हो जाते हैं कि ये जो आपके पास ये फेगोसाइटिक सेल होते हैं, मिसाल के तौर पर अब ये आपके फेगोसाइटिक सेल है, तो ये फेगोसाइटिक सेल इसको आसानी से इनगल्फ कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं C3 कन्वर्टेज, जब ज़्यादा C3 यहाँ पर आ जाते हैं, और जब फेगोसाइटिक सेल इसको इनगल्फ करते हैं तो इसको हम फेगोसाइटोसिस का अमल कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा डायग्राम जो है, ये अब अगर आप देख ले तो ये असल में किसका डायग्राम है, ये आपके पास है C1 प्रोटीन का।